अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले आप लोगों को जर्नल ओवरव्यू दूंगी और से होगा कि वो एनएमआर स्पेक्ट्रम का बताऊंगी कि एनएमआर स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम को इस तरह से हम लोग किसी भी ग्राफ को प्लॉट जब करेंगे तो इस साइड पे हम लोगों की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, और इस साइड पे हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशनशिप हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर सिग्नल मौजूद होता है, यहाँ पे जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, जिस सिग्नल के जब टीएमएस जहाँ पर होगा वो सिग्नल ज़ीरो हो जाता है। जहाँ पर टीएमएस मौजूद होगा वो सिग्नल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस तरह से हम लोग कोई ग्राफ में आप लोगों को पीक्स बता रही हूँ, आगे फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो रीजन टीएमएस के जहाँ पर टीएमएस हो वो तो पॉइंट क्या हो जाता है, हमारे पास ज़ीरो होता है। और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, पीपीएम में मेजर करते हैं, केमिकल शिफ्ट में मेजर करते हैं। सो ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हुए जो जहाँ पर ये जो है हमारे पास टीएमएस से जो सिग्नल करीब होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास मैक्सिमम है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम होगी। जहाँ पर टीएमएस सिग्नल होगा मौजूद वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिच अमाउंट में मौजूद होंगे, जबकि यहाँ पर बहुत कम होंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अप फील्ड और डाउन फील्ड के कॉन्सेप्ट को। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम लोग सबसे पहले दो चीज़ों को लाजमी डिस्कस करते हैं, अप फील्ड डाउन फील्ड, और शील्डेड एरिया और अनशील्डेड एरिया या डी शील्डेड एरिया। ठीक है, अनशील्डेड या डी शील्डेड एरिया। अब हम लोग अप फील्ड और डाउन फील्ड को कैसे डिस्कस करते हैं। जो सिग्नल टीएमएस के करीब होगा वो हमारे पास अप फील्ड होगा, वही सिग्नल हमारे पास शील्डेड होगा, जबकि जो सिग्नल हमारे पास टीएमएस से दूर होगा वो हमारे पास क्या होगा, डाउन फील्ड होगा। अब मैं बार बार टीएमएस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो टीएमएस क्या है, टीएमएस बेसिकली हमारे पास टेट्रामिथाइल साइलिन है। ठीक है, टेट्रामिथाइल साइलिन। ठीक है, साइलिन ग्रुप के साथ हम लोग चार जो हम लोग टेट्रा जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं साइलिन के साथ, तो हमारे पास टेट्रा मिथाइल साइलिन बन जाता है। ये हमारे पास एज अ इंटरनल रेफरेंस के तौर पे हम लोग इसको काम करते हैं। अब इंटरनल रेफरेंस क्या है कि जब भी हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट को देखना होता है, जो कि 12 केमिकल शिफ्ट की रेंज होती है। उसके लिए जहाँ पर जो टीएमएस आ जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पे वो सिग्नल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ से इसका स्पेक्ट्रम का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इसका जर्नल ओवरव्यू कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल्स को हम लोग कैसे देखेंगे। सो आपने इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें अगर करना है कि अप फील्ड एरिया कौन सा है जो कि टीएमएस से करीब होगा, अप शील्डेड एरिया कौन सा है जो कि टीएमएस से करीब होगा, और डाउन फील्ड एरिया कौन सा है जो टीएमएस से दूर होगा, और सेम इसी तरह डी शील्डेड एरिया कौन सा है जो कि इससे दूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके पर्सपेक्टिव्स थोड़े से। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास हम लोग केमिकल शिफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि केमिकल शिफ्ट हम लोगों को क्या बताता है, इसको मैं फर्दर आप लोगों को बताती हूँ। देन हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं,
देन लास्ट जो है हम लोग स्प्लिटिंग के बारे में देखते हैं। इसके मैं इस वाले लेक्चर में आप लोगों को जस्ट हम केमिकल शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसका जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं। जो केमिकल शिफ्ट है हम लोग इसमें नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के बारे में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में पता लग जाता है देन यू विल डिस्कस द इंटीग्रेशन एंड स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग और इंटीग्रेशन में हम लोग रेशियो मालूम करते हैं सिग्नल्स की, और स्प्लिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम नेबरिंग प्रोटॉन देखते हैं कि नेबर में हमारे पास कार्बन के नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ने ये 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। जो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है केमिकल शिफ्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल शिफ्ट को। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, केमिकल शिफ्ट में हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के बारे में देखते हैं। जर्नल केमिकल शिफ्ट हम लोग जब देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स मौजूद हैं किसी भी कंपाउंड में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स या नंबर ऑफ़ सिग्नल्स देख रहे हैं। अब केमिकल शिफ्ट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एक जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ये ग्राफ बनता है, यहाँ पे ppm में इसकी वैल्यू होती है विच इज़ इन द, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास मौजूद होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे केमिकल शिफ्ट बढ़ती है, यानी कि केमिकल शिफ्ट हम लोग इस डायरेक्शन में जाए तो हमारे पास क्या केमिकल शिफ्ट क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन नंबर ऑफ़ सिग्नल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो अब हम लोगों ने क्या देखना है कि केमिकल शिफ्ट का, अब मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि केमिकल शिफ्ट विच इज़ मेजर्ड इन ppm, वो इसका यूनिट है, इज़ इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द TMS सिग्नल, कि कितना हमारे पास डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम TMS सिग्नल्स ओवर द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, इसको मेगा हर्ट्ज में। तो इसका सिंपल फार्मूला ये बन जाता है इज़ इक्वल टू हर्ट्ज ओवर मेगा हर्ट्ज। ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, केमिकल शिफ्ट का। कोई भी केमिकल शिफ्ट के बाद से न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस न्यूमेरिकल से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बेसिक आप लोगों के साथ कुछ टर्म्स, कुछ कंपाउंड्स दूँगी, उनका सिग्नल्स के बारे में बताऊँगी, उनके एनवायरनमेंट के बारे में बताऊँगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक कंपाउंड को डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड गिवन है। अब मैंने आप लोगों को ये जो केमिकल शिफ्ट के बारे में बताना है या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सिग्नल्स के बारे में बताना है। तो सिग्नल्स के बारे में हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोगों ने उसका एनवायरनमेंट देखना है। अब यहाँ पे हम लोगों को 4 कार्बन के साथ जो है वो प्रोटॉन अटैच नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि इसके साथ 4 सिग्नल्स हैं। मैं अब ये नहीं कह सकती इसके 4 सिग्नल्स हैं, नो। क्या मैं कहूँगी, मैंने इसका एनवायरनमेंट देखना है। सबसे पहले मैं इसका एनवायरनमेंट देखूँगी कि कैसा इसका एनवायरनमेंट है, और केमिकली इसका एनवायरनमेंट देखेंगे। मैग्नेटिकली तो हम लोग एज सच नहीं देख सकते, लेकिन केमिकली हम लोग एनवायरनमेंट इसका डिस्कस कर सकते हैं। अब ये CH3 आप लोग देखें, इसके साथ क्या अटैच है, कार्बन, जो कि फर्दर किसके साथ अटैच है, CH2 के साथ। सेम इस तरह CH3 को देखेंगे, किसके साथ अटैच है, कार्बन, जो कि फर्दर CH2 और CH3 के साथ अटैच है। सेम इसी तरह ये वाला देखें तो CH3 भी इसी तरह मौजूद है। अब इन तीनों का एनवायरनमेंट जो है, इसका और इसका जो एनवायरनमेंट है हमारे पास क्या है, वो सेम है। अब एनवायरनमेंट होने का मतलब क्या है कि इसका सिग्नल कितना बना है, एक सिग्नल बना है। हम इसको 3 सिग्नल्स नहीं कह सकते, हम लोग इसको क्या कहेंगे, एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, अब बाकी रह जाता है हम लोगों के पास ये वाला अलहदा सिग्नल बन रहा है। तो ये CH2 का जो है वो हमारे पास क्या है, अलहदा एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 = 2 सिग्नल्स, तो इसके 2 सिग्नल्स आएंगे, ना के 4। ठीक है, सो ये सिंपल सा कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है एक बात कि बेंजीन अगर खाली आएगा, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बेंजीन जो है वो इस तरह से सेपरेटली आपके पास आ रहा है, देन उसका सिग्नल जो है पूरे बेंजीन का एक बनेगा।
क्या बेंजीन का सिग्नल एक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है उनके एनवायरनमेंट जो है वो हमारे पास सेम है। लेकिन अगर कोई भी और ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ, फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोबेंजीन बना देती हूँ, इसको NO2 अटैच कर देती हूँ, ठीक है, NO2 अटैच कर देती हूँ साथ में यहाँ पे मैं, अब क्या होगा, अब इसके जो है वो एनवायरनमेंट सेम नहीं है। अब इन दो को देखें तो ये इस ग्रुप के साथ वो क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे ये दोनों एक होंगे ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये मेटा पोजीशन है, इसके दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि इसका इसके साथ डिस्टेंस, इसका इसके साथ डिस्टेंस सेम है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ सेम है, तो इनका एनवायरनमेंट सेम होगा। और इसका जो है वो पैरा पोजीशन पे जो है उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो इसके कितने हमारे पास सिग्नल्स आएंगे, 3 सिग्नल्स आएंगे। सो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों ने बेंजीन को देखना हो तो आप लोगों ने क्या देखना है कि आप लोगों ने इसके सिग्नल्स को इस तरह से देखना। अगर तो ये जो है वो सिग्नल्स खाली बेंजीन आ रहा है तो उसका एक सिग्नल बनेगा, क्योंकि हर तरफ से आप देखें तो कार्बन का एनवायरनमेंट जो है वो सेम है। लेकिन अगर आपके पास बेंजीन के साथ कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसका जो है वो सिग्नल जो है वो डिफरेंट आएंगे, फिर उसको हम लोगों ने पोजीशंस हम लोग उसकी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ और एग्जांपल्स को, नेक्स्ट हम लोग अगर इस एग्जांपल को डिस्कस करें तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया, अगर बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाता है इसके साथ तो बेंजीन ग्रुप में हम लोगों का क्या एक सिग्नल बनेगा, अगर कोई ग्रुप अटैच होगा तो उसके नंबर ऑफ सिग्नल्स डिफरेंट हो जाएंगे। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताया है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, इसमें हमारे पास ये एक सिग्नल बन गया, ये दूसरा सिग्नल और ये तीसरा सिग्नल। ये तो 3 सिग्नल्स मैंने आपको पिछले वाले कंपाउंड में भी दिखाए। लेकिन अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसके साथ भी तो प्रोटॉन अटैच है, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के सिग्नल्स हम लोग देखते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये इसका एक और सिग्नल्स बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्नल्स बनेंगे, इसमें हमारे पास 4 सिग्नल्स बनेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप लोगों ने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करना है। कोई भी कंपाउंड का एनवायरनमेंट देखते हुए आप लोग इजीली आप लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता सकते हैं। एक दो मैं और करवाती हूँ ताकि आप लोगों की बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों को बहुत इजी, सबसे इजी जो लगती है स्टूडेंट्स को वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और IR भी बहुत आसान होती है, जो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल्स का अगर हम लोगों को पता लग जाए तो हम लोग उसकी पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी निकाल सकते हैं। फर्दर मैं आप लोगों को डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स के से भी आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में सारा। तो अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इसको इस वाले कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। तो इस वाले कंपाउंड को डिस्कस हम लोग कैसे करेंगे, तो इसे लाइट का इशू आ रहा है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने सेम इसी तरह सिग्नल्स को देखना है। अब इसका इन्वायरमेंट और इसका एनवायरनमेंट देखते हैं हम लोग। अब इसके साथ क्या अटैच है, CH2 अटैच है। इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, CH2 अटैच है। तो दोनों का एनवायरनमेंट क्या हुआ, सेम हुआ। इसको हम लोगों ने 1 लिख देना, ठीक है। अब इसका एनवायरनमेंट देखें, इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3, इधर CH2। इसका जो है CH3 और इधर CH2, इसका भी एक एनवायरनमेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब CH2 के साथ क्या अटैच है, CH2 के साथ CH2, इसका एक इन्वायरमेंट सेम, इसी तरह इसका भी एक इन्वायरमेंट। तो इसके कितने सिग्नल्स बनेंगे, 3 सिग्नल्स बनेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई भी और एग्जांपल आप लोग ले लें। फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने इसको इथेन को डिस्कस कर लेते हैं, अल्कीन को। तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H खोल के लिख लें ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब इसके साथ क्या अटैच है, कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। इसके साथ क्या अटैच है, कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। इस प्रोटॉन के साथ क्या अटैच है, कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ सेम इसी तरह। तो तीनों चारों के सिग्नल्स क्या हैं हमारे पास, सेम है। तो इसका मतलब इसके कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, इसका सिर्फ एक सिग्नल ही बनेगा। आप लोगों ने इसके 2 सिग्नल्स या कोई 4 सिग्नल्स नहीं बना सकते, इसका एक सिग्नल ही बनेगा। केमिकली इन्वायरमेंट को देखते हुए हम लोगों ने देखा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड्स का कुछ प्रॉपर्टीज़। एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम लोगों ने डिस्कस पहले की हैं और अब मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ इसको। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर तो डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा तो हम लोग क्या करेंगे,
एरोमेटिक कंपाउंड का डिफरेंट हो जाएगा, ऐसे ही मैंने बताया ना। लेकिन इन केस अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो इसके सिग्नल्स सेम ही रहेंगे, ठीक है, तो इसके सिग्नल्स डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका कितना सिग्नल बनेगा, इसका एक सिग्नल बनेगा, इसका कितना, इसको बीटा बना दें आप, ये इसका पूरे का अब एक रहेगा, इसका पूरे का क्या रहेगा, एक रहेगा। क्यों एक रहेगा, क्योंकि इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। तो इसके कितने सिग्नल्स बन जाएंगे, इसके 3 सिग्नल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसा कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, CH2 भी और। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको देखें, इस वाले CH2 को, इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन, इसके साथ क्या अटैच है, CH2। इस CH2 को देखें, इसके साथ CH2 अटैच है, इसके साथ ब्रोमीन, तो दोनों मीन्स के सेम हुए। इसका कितना सिग्नल हुआ, इसका भी एक ही सिग्नल हुआ, इसके 2 सिग्नल्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन है उनका इन्वायरमेंट जो है वो सेम है, केमिकली इन्वायरमेंट उनका सेम है, दैट्स वाई इसका जो है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट के टॉपिक को, इंट्रो को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन और स्प्लिटिंग को डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस लेक्चर को फोकस करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच। हियर इज़ केमिस्ट जामना अख्तर।